गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके पाठ में लगे हुए हैं। साथ ही साथ कुछ शुभ भी खबरों की बात करेंगे। जिस तरीके से शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो काफी कुछ ऐसा है जो इन दिनों शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज हम अपडेट ले लेते हैं कोरोना की। जिस तरीके से हम गुड मॉर्निंग भारत में शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों की, ताजा तरीन खबरों से, लेकिन उससे पहले कोरोना अपडेट जरूर देते हैं। तो कोरोना अपडेट की एक बार बात कर लेते हैं। तो पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा पहले से काफी बेहतर हुआ है, यानी कि पहले से काफी कम हुआ है। तो आंकड़ा है 55,722 पिछले 24 घंटों का। और अगर हम अब तक के आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा 75,50,000 है। तो ये आंकड़ा है अब तक का, शुरुआत से लेकर अब तक का आंकड़ा। इनमें कितने एक्टिव केसेस है, यानी कि अभी तक कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं जो अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, तो ये आंकड़ा है 7,72,055। इतने लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि क्या रिकवरी रेट है, कितने लोग अभी कोरोना को मात दे चुके हैं और पिछले 24 घंटों में कितने लोग कोरोना से अपनी जो है रक्षा कर पाए। तो बात करते हैं पिछले 24 घंटों के। पहले तो यह आंकड़ा है 66,399 लोग पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात दे चुके हैं। कुल आंकड़े की बात करें, यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक के आंकड़े की बात करें तो 66,63,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोरोना को मात दी है, कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो एक अच्छी खबर है कि जहां 1100-1200 लोगों की एक दिन में मौत हो रही थी, आज पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 579 लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। लगभग अगर देखा जाए तो आंकड़ा काफी नियंत्रित होता जा रहा है। अब तक के आंकड़ों की बात करें, मौत के आंकड़ों की, तो 1,14,610 ये वो आंकड़ा है जो कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। यह शुरुआत से लेकर अब तक का आंकड़ा है। वहीं अब राज्यों के अनुसार अगर बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के काफी ज्यादा आंकड़े पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो शुरुआत से लेकर अब तक महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है और काफी ज्यादा आंकड़े वहां पर पाए गए हैं। तो शुरुआत से लेकर अब तक महाराष्ट्र में 15,95,381 केसेस कोरोना के आ चुके हैं। हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा 7,83,132 का है। अगर कर्नाटका की बात करें तो 7,65,000 लोग कोरोना संक्रमित कर्नाटका में है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में 6,87,400 लोग हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 4,55,146 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो आंकड़ा पहले से काफी कम हुआ है। 3,31,017 लोग कोरोना संक्रमित दिल्ली में हैं। तो आंकड़े अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, यानी कि 15 लाख जो हमने आंकड़ा बताया, राज्यों के अनुसार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में यह आंकड़ा है। तो चलिए, अब तक हमने कोरोना अपडेट की बात की, अब हम खबरों की बात कर लेते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर ने कौन सी खबर को प्राथमिकता दी है। तो सबसे पहले हम दैनिक जागरण की अगर बात करेंगे तो दैनिक जागरण में पहली खबर है, ये पॉलिटिक्स को लेकर एक खबर दी गई है। और इस खबर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक सियासी खेल के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम हेडलाइन आपको बताएं तो कमलनाथ के बयान पर बोली इमरती देवी, पार्टी से बाहर निकाले सोनिया, आज कर रही मौन उपवास। बता दें शुरुआत से लेकर काफी ज्यादा घमासान देखने को मिला था मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर, और अब उपचुनाव को लेकर जो बोली चल रही है वो कहीं ना कहीं एक सियासी युद्ध शुरू करने वाली है। तो इस खबर के बारे में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी दिनों दिन तेज होती जा रही है। चुनावी लड़ाई में नेता मर्यादा की सीमा रेखा पार करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। इसी सियासी वार पलटवार के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करके पूरी तरह घिर गए। इस बयान के चलते कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं भाजपा ने मोर्चा खोलते हुए कमलनाथ के विवादित बयान के विरोध में सोमवार को पूरे सूबे में मौन उपवास आयोजित करने का
निर्णय लिया और बकायदा इमरती देवी जी ने खुद इस बात को लेकर कहा है कि पार्टी से बाहर निकाला जाए। सोनिया जी कमलनाथ को जो है पार्टी से बाहर निकाले, साफ उन्होंने कहा है, या फिर खुले में सबके सामने माफी मांगे। तो इस बात को लेकर हम अगले अगर खबर की बात करें तो इमरती देवी ने साफ कहा है, लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। ये कहां से आए हैं? मैंने मध्य प्रदेश को देखा है। मध्य प्रदेश में सभी महिलाओं का सम्मान होता है। महिला शक्ति को घर की लक्ष्मी माना जाता है। आज उसने मध्य प्रदेश की सभी लक्ष्मियों को गाली दी है। मैं सोनिया गांधी से मांग करती हूं कि वो कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर निकाले। मैं सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि किसी की भी मां, कोई भी महिला किसी की भी मां हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। यदि आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा कहेगा तो आप क्या सहन करेंगी? तो इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस अमर्यादित बयान पर कहा कि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं दलित समुदाय से आती हूं तो मेरी क्या गलती? यदि महिला के खिलाफ इस तरह के शब्द उपयोग किए जाएंगे तो वो आगे किस तरीके से बढ़ेंगी? तो सीधा सीधा देखा जा सकता है कि महिला शक्ति को लेकर इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर सोनिया गांधी से साफ कहा है कि कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बाहर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर में और ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में मौन उपवास करेंगे। साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक महिला के साथ जब इस तरीके की घटना हुई है, उनके लिए जब अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया है, तो अब मौन उपवास रखा जाएगा। और एक बार हम आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर में और ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में मौन उपवास करने वाले हैं। तो साथ ही साथ एक जोरदार अपील की गई है कि कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बाहर निकाल दिया जाए। और साथ ही साथ इमरती देवी ने हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट की है कि इस बात को जल्द से जल्द सुना जाए। अगली खबर की अगर हम बात कर लें तो अगली खबर हम अमर उजाला में देखेंगे कि पहले कॉलम में कौन सी खबर है। तो अगर हम पहले कॉलम की बात करेंगे तो अमर उजाला के अनुसार ये पहली खबर है, यूपी में 7 महीने बाद आज से खुलेंगे 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल। प्राइवेट स्कूलों ने लिया एक अहम फैसला। तो 19 अक्टूबर वो दिन बन जाएगा जो एक लंबे वक्त से स्कूल नहीं खुल रहे थे। 9वीं से 12वीं कक्षा के जो स्कूल्स हैं वो खुल जाएंगे। 19 अक्टूबर भी एक यादगार तारीख में नामांकित किया जाएगा। वो कोरोना का संक्रमण काल में 7 माह बाद प्रदेश में आज से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में संक्रमण रोकने के पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। वहीं सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों को बच्चों को कोरोना से बचाने की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अधिकतर बड़े निजी स्कूल कोरोना को देखते हुए पहले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को ही बुलाएंगे। 9वीं 11वीं के छात्रों को दशहरे के बाद बुलाया जाएगा। वहीं यूपी बोर्ड और सीबीएसई के सरकारी स्कूलों ने सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के उन सभी छात्रों को बुलाने का निर्णय किया जिनके अभिभावकों ने सहमति जताई है, यानी कि उनकी सहमति मिल गई है, तो उन्हीं छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है। तो आज से स्कूल खुल रहे हैं और जिस तरीके से अगर हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात करें तो जिनके अभिभावकों ने अनुमति दे दी है उनको 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को बुलाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि सोमवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों का संचालन 2 पालियों में किया जाएगा। कक्षा 9 और 10वीं के लिए पहली पाली सुबह 8:50 से 11:50 तक और 11वीं और 12वीं के लिए दूसरी पाली यानी कि दोपहर 12:20 से 3:20 तक स्कूल संचालित किए जाएंगे। तो इस तरीके से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों के लिए पालियों में कक्षाएं लगाई जाएंगी। तो ये 2 पालियां हैं, 8:50 से 11:50 पहली पाली, दूसरी पाली 11वीं और 12वीं के लिए 12:20 से 3:20 तक की ये दूसरी पाली रहेगी।
बताया जा रहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों और स्कूल प्रबंधन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी संचालन प्रक्रिया के मानकों यानी कि एसओपी के अनुसार ही स्कूलों का संचालन के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाएगा। मास्क, साबुन और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। वही आपको बता दें कि अभिभावकों की सहमति भी नहीं मिल रही, क्योंकि अगर हम देखें तो कोरोना संक्रमण इस कदर फैल चुका है कि बच्चों में इसका खौफ देखा जा रहा है। और खास तौर पर उन बच्चों के माँ बाप जो हैं, माता पिता जो हैं, उनमें इसका खौफ बहुत देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम की अगर हम बात करें तो काफी वीक होता है और कोरोना संक्रमण उनको अपनी चपेट में आसानी से ले सकता है। तो अब हम इस कॉलम की अगर बात करें तो विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों में अभिभावकों से लिखित सहमति नहीं मिल रही है। इसके बिना विद्यार्थी को पठन पाठन की अनुमति नहीं दी जाती और विभाग को उम्मीद है कि एक बार स्कूल खुलने के बाद अभिभावक रुझान देकर अनुमति दे देंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं अभिभावकों की, तो काफी सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनका साफ कहना है कि हम अपने बच्चों को स्कूल तब तक नहीं भेजेंगे जब तक हमें संतुष्टि नहीं हो जाती कि हमारे बच्चे कोरोना से सेफ है। यानी कि अगर हम बात करें कोरोना को लेकर, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वैक्सीन अभी फिलहाल तो जल्दी ही नहीं आने वाली, लेकिन जिस तरीके से अभिभावकों का रुख अगर हम देख रहे हैं तो उनका साफ कहना है कि हम अपने बच्चों को जोखिम में नहीं डालेंगे। तो जिस तरीके से इस कॉलम की हमने बात की कि अभिभावकों की अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी स्कूल्स खोले जा रहे हैं, तो क्या आगे किसी भी तरीके का कुछ चेंज देखने को मिलेगा? क्या अभिभावक जो बच्चे आ रहे हैं उनको देखकर अपने भी बच्चों को भेजेंगे? ये देखने वाली बात होगी। वहीं अब हम बात कर लेते हैं दैनिक जागरण की अगली खबर की। तो ये खबर बिहार इलेक्शंस को लेकर है। बिहार इलेक्शन 2020, बिहार को समझाने उतर आया है पूरा देश। दिल्ली से महाराष्ट्र तक से आए नेता कार्यकर्ता। इस खबर के बारे में हम बात कर ले पहले। तो बिहार के लोगों को कैसे और किसे वोट देना है, ये समझाने के लिए देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर हिस्से से नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। राजद, जदयू और लोजपा अपवाद है, लेकिन भाजपा, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, रालोसपा जैसे दलों की ओर से कई प्रदेशों से नेता और कार्यकर्ता बिहार चुनाव के लिए पहुंच चुके हैं यहाँ। और जो नहीं पहुंचे वो पहुंच भी रहे हैं। ओवैसी, मायावती की पार्टी भी मैदान में है, तो जाहिर है उनके नेता भी पहुंचने लगे होंगे। तो अब तारीख की अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर ये वो तारीख है जब पहले चरण के मतदान होने हैं। ये तारीख भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें बिहार में वोट देने की और जो लोग हैं उनको लुभाने की, तो अच्छे अच्छे कद्दावर जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम वोटिंग की बात करें तो 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये 3 चरण में मतदान होने हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। 10 नवंबर को मतगणना होनी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन से ऐसे नेता की मेहनत है जो इस बार रंग लाएगी, क्योंकि ये चुनाव कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि जो वक्त चल रहा है कोरोना काल है और इस वक्त में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना हर किसी ने किया है। तो अगर हम विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो इन चुनावों के लिए वाकई में बहुत मेहनत की गई है। और खास तौर पर अगर हम बात करें जो मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, वोटिंग बूथ बनाए जाएंगे, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसी मेहनत देखने को मिल रही है, क्योंकि खास तौर पर अगर हम बात करें मतदान केंद्रों की, तो इस बार कुछ ज्यादा ही मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं और बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस हिसाब से जितने ज्यादा मतदान केंद्र होंगे और उतनी ही ज्यादा वहां पर पुलिस और सिक्योरिटी रहेगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके का कोई संकट ना आए, साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से उन लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। तो देखने वाली बात होगी कि और क्या क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी अलग होंगे ये चुनाव। कोरोना की वजह से हर चीज बदल चुकी है और इस बार ये चुनाव भी कुछ हद तक बदल चुके हैं। काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स वही होंगे जो हर मतदान के बाद होते हैं। तो 10 नवंबर वो तारीख है जब मतगणना होगी और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। अगली खबर की हम बात कर लेते हैं।
तो ये खबर हम लेंगे अमर उजाला की अगली खबर, यानी कि अगर हम बात करें दैनिक जागरण के अनुसार खबर की, तो दूसरी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से बिहार इलेक्शंस में लेकर जो है नेता सामने आ रहे हैं। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो उस तारीख को लेकर किस तरीके से मेहनत की जा रही है। लेकिन अब हम अमर उजाला के अनुसार अगर सेकंड कॉलम की बात करें, दूसरी खबर की बात करें, तो बलिया कांड को लेकर ये खबर, भाजपा विधायक के बयान पर भाजपा सख्त, प्रदेश अध्यक्ष को नड्डा ने किया फोन। खबर के बारे में बात करेंगे तो बलिया कांड पर बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के बयान से भाजपा आलाकमान नाराज है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को फोन करके बात की है। इसमें उन्होंने बलिया की घटना को लेकर दिए विधायक के बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यूपी अध्यक्ष से कहा कि वो विधायक सिंह को बता दे कि घटना की जांच से दूर रहें, वरना पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ये जानकारी सूत्रों के अनुसार सामने आई है। इससे पहले रविवार की शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का समर्थन करने की वजह से विधायक सुरेंद्र नाथ को लखनऊ से तलब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मुलाकात के बाद सुरेंद्र सिंह ने बताया था कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा है। आपको बता दें, ये खबर हम आपको बता रहे हैं, ये खबर सूत्रों के अनुसार ही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक की बयानबाजी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी और सरकार की छवि खराब होती है। बलिया जिले के दुर्जनपुर हत्याकांड के बाद आरोपी के समर्थन में दमदारी से खड़े भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के बुलावे पर रविवार को लखनऊ बुलाया गया था, जो कि वहां पर बुलाने के बाद वो पहुंचे भी थे। तो साथ ही साथ अखिलेश यदि यादवों के साथ तो मैं भी हूं क्षत्रियों के साथ, ये एक कॉलम है इसी खबर में। हम इस कॉलम के बारे में बात करेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष के बुलावे पर लखनऊ रवाना होने से पहले बलिया में सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि इसमें संदेह नहीं है कि मैं सभी के साथ खड़ा रहता हूं, लेकिन यदि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादवों के साथ है तो मैं भी क्षत्रियों के साथ खड़ा हूं। इस बयान के संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तो इसको लेकर काफी तरीके के और भी कमेंट्स देखे गए। बहरहाल हम अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये खबर हम लेंगे एंटरटेनमेंट फील्ड से, क्योंकि अभी तक हमने अगर बात की तो क्राइम और पॉलिटिक्स को लेकर बात की है, तो एंटरटेनमेंट फील्ड को लेकर बात करेंगे। आज क्या खास है, इस खबर के बारे में बात करेंगे। तो पहली खबर एंटरटेनमेंट फील्ड में, हैप्पी बर्थडे सनी देओल। करोड़ों के तो कारें और ज्वेलरी, कितने रुपए के मालिक हैं सनी देओल, इस खबर में हम आपको बताएंगे। तो बॉलीवुड एक्टर सनी देओल आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज उनका 64वां बर्थडे है। गदर, घायल और बॉर्डर जैसी फिल्मों में अपने शानदार किरदार के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने वाले सनी देओल पर राजनीति में कदम रखने की जो प्रस्ताव रखा गया था उनके सामने, तो उन्होंने कदम रख चुके हैं वो राजनीति में। 2019 में पंजाब के गुरदासपुर में सांसद बने एक्टर राजनीति में काफी लोकप्रिय है। एक्टर की फैमिली भी इनकी फैमिली में भी कई राजनेता हैं और परिवार अक्सर प्रॉपर्टी की वजह से खबरों में रहता है। अगर सिर्फ सनी देओल की प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्टर खुद भी करोड़ों के मालिक हैं। उनके बर्थडे पर खास तौर पर हम इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है। तो 2019 में चुनावी हलफनामे में सनी देओल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सनी देओल और उनकी पत्नी 87 करोड़ 18 लाख के मालिक हैं। उन्होंने इस हलफनामे में बताया कि उन्हें 2017-18 में 63 लाख 82 हजार रुपए, 2016-17 में 96 लाख 29 हजार रुपए और 2015-16 में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई हुई थी। उनके पास 60 करोड़ 46 लाख रुपए चल और 21 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। तो ये तो था एंटरटेनमेंट फील्ड से खबर, जो सनी देओल के बर्थडे को लेकर स्पेशल हमने आपको बताया।
वही अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस फील्ड से। तो बिजनेस की फील्ड की अगर हम बात करें तो पहली खबर, बढ़त पर खुला सेंसेक्स 348 अंक उछला, निफ्टी 11,900 के करीब। खबर को लेकर बात कर लेंगे। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 348.55 अंक ऊपर 40,331.53 के स्तर पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 116.75 अंक बढ़त के साथ 11,879.20 पर खुला है। तो ये तो बिजनेस फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक की हमने बात की। वहीं अब हम बात करें अगली खबर की बिजनेस के फील्ड में, तो डिजिटल पेमेंट की वजह से चेक से खुदरा भुगतान घटकर 2.96% पर आया, ये आरबीआई का कहना है। तो आरबीआई की तरफ से क्या कुछ और कहा गया हम इस खबर में आपको बताएंगे। डिजिटल भुगतान और समाधान प्रणाली को तेजी से आगे बढ़ाने के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन की वजह से बीते वित्त वर्ष 2019-20 में चेक के जरिए खुदरा भुगतान का आंकड़ा काफी नीचे आ गया था और आंकड़ों के अनुसार बीते वित्त वर्ष में मात्रा के हिसाब से कुल भुगतान में चेक समाशोधन यानी कि क्लियरिंग का हिस्सा घटकर मात्र 2.96% रह गया। हालांकि मूल्य के हिसाब से ये 20.08% रहा। वित्त वर्ष 2015-16 में नोटबंदी के बाद केंद्रीय बैंक ने डिजिटल भुगतान को काफी तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया था और जो कि आज के वक्त में देखा जाए तो हर जगह डिजिटल भुगतान ही देखने को मिल रहा है और हर कोई उसी को प्रेफर भी कर रहा है क्योंकि काफी आसान है और आसानी से पेमेंट भी हो जाती है। और आज के वक्त में देखा जाए तो जब नोटबंदी हुई थी तो काफी कुछ ऐसा कहा गया था कि डिजिटल पेमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लोग आजकल इसको काफी ज्यादा सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसका अनुमान भी आपको हम बता दें कि किस तरीके से आगे लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 2015-16 की ही बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से 15.81% और मूल्य के हिसाब से 46.08% हिस्सा रहा था ऑनलाइन पेमेंट्स का और आज के वक्त में ये काफी हद तक बढ़ चुका है। तो अगली खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टेक ज्ञान को लेकर बात करेंगे। अब हम टेक ज्ञान फील्ड को लेकर अगर बात करें तो क्या है पहली खबर, तो टिकटॉक को लेकर हम ये खबर आपको बताएंगे क्योंकि टिकटॉक की अगर हम बात करते हैं तो काफी लोग ऐसे हैं जो ये खबर सुनना चाहेंगे क्योंकि टिकटॉक लवर्स हमेशा यही सोचते कि किसी भी तरीके से ये ऐप वापस आए। तो भारत में बैन के बाद भी चला सकते हैं टिकटॉक, किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है क्योंकि अगर हम टिकटॉक की बात करें तो प्ले स्टोर पर ये ऐप अभी अवेलेबल नहीं है, सरकार द्वारा बैन कर दी गई, लेकिन फिर भी लोग इस ऐप को यूज कर रहे हैं। इस खबर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से इस ऐप को यूज कर रहे हैं। टिकटॉक ऐप चलाने के लिए यूजर्स सबसे पहले अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से चेंज ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। हम आपको ये अलग तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग भारत में ये ऐप यूज कर रहे हैं। हालांकि ऐप बैन है लेकिन फिर भी लोग इस ऐप को यूज कर पा रहे हैं। इसके बाद लैंग्वेज चुनने के ऑप्शन आते हैं जहां हिंदी और इंग्लिश का जो है चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद ऐप आपसे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने का परमिशन मांगेगा, फिर आपके पुराने टिकटॉक को लिंक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद लिंक नाउ पर क्लिक करना होगा और फिर एक पेज खुलेगा जिसके ऊपर आप अपना टिकटॉक आईडी यूजर नेम डाल के सबमिट करके अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो बता दें कि किस तरीके से भारत में बैन कर दिए गए हैं ये ऐप्स, उसके बाद भी लोग यूज कर रहे हैं। और टिकटॉक की अगर हम बात करें तो टिकटॉक ऐसा एक ऐप था जिसके लिए लोग पागल भी हो रखे थे। अगर हम बात करें कुछ ऐसे टिकटॉक लवर्स की तो डिप्रेशन में भी वो लोग गए हैं और वो डॉक्टर से भी कंसल्ट करके आए हैं और साफ तौर पे डॉक्टर्स ने कहा कि लत लग चुकी है इन लोगों को और उस लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे अगर टिकटॉक की, तो टिकटॉक एक ऐसी ऐप थी जिसके काफी सारे यूजर्स थे, लेकिन जब ये ऐप बैन हुई उसके बाद लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हुई, काफी ज्यादा
लोग डिप्रेशन में भी गए। अब हम बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो ये खबर हम सैमसंग गैलेक्सी S21 को लेकर करेंगे बात इसके ऊपर। तो सैमसंग गैलेक्सी S21 ऑनलाइन हुआ स्पॉट, 25 वॉट चार्जर के साथ हो सकता है लॉन्च। तो कोरियन टेक कंपनी सैमसंग अपनी खास एस सीरीज के नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 पर काम कर रही है। इस अपकमिंग स्मार्टफोन की कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनसे लॉन्चिंग से लेकर कीमत तक की जानकारी मिली है। इस कड़ी में अब एक और रिपोर्ट सामने आई। इसमें कहा गया है कि सैमसंग गैलेक्सी A21 को ऑनलाइन साइट पर स्पॉट किया गया, यानी कि हम इससे पहले S21 की बात कर रहे थे, A21 की भी बात करेंगे, जहां से इसके कुछ फीचर्स का खुलासा हुआ है। अगर हम S21 की बात करें तो इसके फीचर्स की बात कर ले और कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स की माने तो सैमसंग गैलेक्सी S21 को 2021 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इस डिवाइस को कई रैम वेरिएंट और कलर ऑप्शन के साथ ग्लोबल बाजार में उतारा जा सकता है। वही इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत प्रीमियम रेंज में होगी। फिलहाल कंपनी की तरफ से अभी तक सैमसंग गैलेक्सी S1 की लॉन्चिंग कीमत और फीचर को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत 49,999 हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी न होने की वजह से इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर सकते। अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। तो ये खबर हम लेंगे ऑटो फील्ड से, क्योंकि अगर ऑटो फील्ड की हम बात करें तो जाहिर सी बात है हम गाड़ियों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम एप्स को लेकर बात कर रहे थे। शुरुआत से लेकर हम हर फील्ड की खबर की बात करते हैं। तो अब हम लास्ट कॉलम की अगर हम बात करें तो ऑटो फील्ड की बात कर लेते हैं। तो Hyundai की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी हुई महंगी। तो इस खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने बीते वर्ष भारत में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करते हुए वेन्यू को लॉन्च किया था, जिसमें पहले से ही मारुति ब्रेजा लोगों को खूब भा रही थी। हालांकि वेन्यू के आने के बाद ब्रेजा की मांग कम हुई और वेन्यू मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को पीछे छोड़कर बिक्री चार्ट में टॉप पर पहुंचने में कामयाब रही। बता दें फिलहाल कंपनी ने इस कार की कीमत में इजाफा कर दिया है। इस कार की कीमत में 12,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। Hyundai वेन्यू बेस पेट्रोल मॉडल की कीमत 6,50,000 रुपए से शुरू होती है, जिसमें अब 12,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद ये 12,000 की जब बढ़ोतरी हुई है तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की अब इस कार की बिक्री रहेगी, क्योंकि अब तक की हम बात करें तो ये टॉप पर चल रही थी और जिसकी वजह से अब कंपनी ने इसका प्राइस बढ़ा दिया है। तो जिस तरीके से हमने गुड मॉर्निंग भारत में शुरुआत से लेकर अब तक आपको अहम खबरों की जानकारी दी, पूरा दिन हम आपको एबी स्टार के जरिए बड़ी और ताजा तरीन खबरें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।